वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आरओ मेंस की प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट पेड बैच शुरू किया है। 14 मई 2024 से आप इसको ज्वाइन करके आरओ मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। 411 वैकेंसीज 2023 की वैकेंसी में जो अनाउंस हुई थी, प्रीलिम्स परीक्षा हो चुकी है लेकिन उसको रद्द करना पड़ा है। प्रीलिम्स परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी। आपके पास काफ़ी समय है। आरओ मेंस में क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में किस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, किस तरीके से हमारा ग्रुप चलता है आरओ मेंस का, इसके बारे में बताने हम जा रहे हैं। जो लोग हमारे मेंस ग्रुप में आए हैं, आपका ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा शुरू से आखिर तक। आरओ का एग्जाम पैटर्न इस तरीके का है। ऑफिशियल नोटिस से मैंने इसको लिया है। प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले यहाँ पे होती है, जो हुई भी थी 11 फ़रवरी को, तो ज़्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। 2 पेपर होते हैं, कुल मिलाकर अंक हो जाते हैं 200 और उसमें से आपकी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है। कट ऑफ जो लोग पार करते हैं वही लोग मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, उनका अलग से फॉर्म फिलअप होता है। प्रीलिम्स के दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ जिनका निकलता है वो फिर मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा 2 दिवस में कंप्लीट होती है। सामान्य अध्ययन 120 अंक का इसमें आता है। सिलेबस बिल्कुल रहता है सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स वाले जैसा। सामान्य हिंदी का भी सेम टू सेम यहाँ पे सिलेबस रहता है। पर्यायवाची वाला जो टॉपिक है वो हट जाता है। सिलेबस सेम टू सेम रहता है। आप देखिए नोटिफिकेशन अभी मैं दिखा भी दूंगा, उसमें पर्यायवाची वाला शब्द हट जाता है। उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। और एक और बदलाव देखने को मिलता है कि अंक तो 60 ही रह जाते हैं, क्वेश्चन लेकिन 30 रह जाते हैं। जहाँ पर हम 60 प्रश्नों वाला पेपर देते हैं प्रीलिम्स में, यहाँ पर हम 30 प्रश्नों वाला लेकिन 60 अंकों वाला पेपर दे रहे होते हैं मेंस में। 2 लिखित पेपर इसमें होते हैं। सबसे पहले लिखित पेपर है, ये 100 अंकों का पेपर होता है। ये लिखित पेपर होता है परंपरागत हिंदी का, जिसको कन्वेंशनल हिंदी भी कहा जाता है, सब्जेक्टिव हिंदी भी कह सकते हैं, ठीक है, परंपरागत कह सकते हैं। 3 तरीके से इसको पेपर को आप नाम दे सकते हैं। 100 अंकों का ये होता है। हिंदी निबंध 120 अंकों का पेपर होता है। इसमें 3 निबंध आते हैं। 40 अंकों के 3 निबंध इसमें आते हैं। कुल मिलाकर 400 पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। जो जिसको कट ऑफ मतलब कह सकते हैं, जो जिस न्यूनतम अंक लाता है जिस पोस्ट के लिए, उसी को उसकी पोस्ट मिलती है। तो ये पूरा आपका लेखा जोखा रहता है एग्जाम पैटर्न का। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस सेम टू सेम है, लिखा भी गया है नोटिफिकेशन में। ऑफिशियल नोटिस जो आया था 2023 में आरओ का, उसमें क्या लिखा हुआ है? मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम इस प्रकार है। सबसे पहला है सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा, मतलब बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा वाला इसमें सिलेबस रहता है। क्वेश्चन बदल जाएंगे, करंट अफेयर थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स के कुछ महीने बाद मेंस होता है, 2-3 मंथ बाद मेंस होता है। 100 दिवस का समय जनरली आपको मिलता रहा है आरओ प्रीलिम्स के बाद, लेकिन अब चूंकि सब चीज़ें बदल गई हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि प्री के बाद कितना समय मिलेगा। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करने लगना चाहिए अगर आप अच्छी खासी प्रीलिम्स की सामान्य अध्ययन और हिंदी की प्रिपरेशन अगर कर चुके हैं तो जवाब आपको मिल चुका होगा कि प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी से आरओ मेंस की या फिर नहीं। सामान्य हिंदी और आलेखन ये सेकंड खंड है, तो इसमें परंपरागत पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका सिलेबस अभी यहाँ पे दिया हुआ है। पूर्णांक यहाँ पे 100 होते हैं और ये पूरा सिलेबस बताया गया। 2.5 घंटे का लिखित पेपर इसमें होता है। और जैसा मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव जो है पूर्णांक यहाँ पे 60 रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कितने रह जाते हैं? 30 यहाँ पे क्वेश्चन रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे गिनेंगे आप, 30 क्वेश्चन रह जाएंगे, पूर्णांक यहाँ पे 60 रह जाएंगे और आपको पर्यायवाची यहाँ पर सिलेबस में देखने को नहीं मिल रहा है। पर्यायवाची हट करके केवल विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेषण विशेष रह जाएगा यहाँ पे। और हिंदी निबंध में आप देखेंगे 120 अंकों का लिखा हुआ है। 3 प्रश्न होंगे, यानी 3 निबंध कुल मिलाकर लिखना होगा। दी गई समय सीमा में, दी गई शब्द सीमा के भीतर आपको लिखना पड़ेगा। शब्द सीमा लिखी हुई है, 600 शब्दों का इसमें आता है। यूपीपीएससी मेंस में 700 शब्दों का आता है, इसमें 600 शब्दों का आता है। ये हिंदी निबंध ध्यान रखिएगा। ये कई लोग अलग से पूछते हैं, खासकर फ्रेशर्स की, क्या हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सर? तो उत्तर है नहीं, ये हिंदी का निबंध है, इसको हिंदी में ही लिखा जाएगा। तो चलिए सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले 2 पेपर जो ऑब्जेक्टिव है उनका सिलेबस तो प्रीलिम्स वाला रहेगा। पर्यायवाची शब्द जो है हट जाएगा ऑब्जेक्टिव हिंदी के पेपर से। सब्जेक्टिव हिंदी में क्या आता है? सब्जेक्टिव हिंदी में 100 अंकों का पेपर होता है, तो 21 अंक का पहला प्रश्न होता है। दिए गए गद्यांश का शीर्षक लिखना, सारांश लिखना, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखना। इसको आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे क्या किस तरीके से आता है। सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना, ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन होता है। 15 मार्क्स का ये होता है और बहुत आसानी से ये कंप्लीट कर लिया जाता है क्वेश्चन। 15 मार्क्स में मेरे हिसाब से शायद 10 मिनट भी नहीं लगते होंगे किसी भी पारंगत कैंडिडेट को जिसने कई सारे सारणी पहले से प्रैक्टिस करी हो। वो हम कराएंगे आपको, टेस्ट सीरीज में कराएंगे, टास्क में कराएंगे। अभी टास्क वगैरह कैसे आपके चेक होंगे, कैसे आप पोस्ट करेंगे, सब अभी बताया जाएगा।
फिर पत्राचार जो होता है 24 अंकों का होता है। इसमें 3 पत्राचार पूछे जाते हैं 8 अंक के एक एक, यानी 8 अंकों में ये वाला क्वेश्चन, 8 का ये वाला और 8 का ये वाला, इस तरीके के होता है। मतलब 3 होते हैं 8-8 अंकों के, तो 24 प्रश्न यहाँ पे पत्राचार के होते हैं। इसमें भी देखिए खंड होते हैं, जैसे शासकीय अर्थशासकीय कोई एक आता है हर बार। जैसे पिछली बार शासकीय आया तो इस बार अर्थशासकीय, पिछली बार अर्थशासकीय के बारे में लिखने को आया तो इस बार हो सकता है शासकीय का फॉर्मेट बनाने के लिए आए। इस तरीके से होता है। फिर कार्यालय आदेश ज्ञापन परिपत्र में से एक आता है। विज्ञप्ति टिप्पण प्रतिवेदन अनुस्मारक में से एक आता है। इस तरीके से 8-8 के ये 3 आते हैं। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली, ये भी रिटर्न होता है, लेकिन इसमें लर्न करने वाली चीज़ फिर से आ जाती है। आपको कई सारे शब्द याद करने पड़ेंगे, उनका हिंदी से अंग्रेजी क्या होता है, अंग्रेजी से हिंदी क्या होता है। 5 शब्द अंग्रेजी से हिंदी और 5 शब्द हिंदी से अंग्रेजी के आते हैं। मुहावरे लोकोक्तियों के 5 प्रश्न इसमें आते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ मुहावरे लोकोक्तियाँ आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि 10 अंक यहाँ पे लाना है। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियाँ का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने को आता है। कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पे 10 अंकों का पूछा जाता है, वो हम आपको हमेशा PDF दे देते हैं, इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि जो 5 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर वाले लिखित वाले, वो भी आप आसानी से कर ले जाते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं पूछते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी ये सब नहीं पूछते हैं, बेसिक आता है कंप्यूटर का, जो हमारे स्टडी मटेरियल से कवर हो जाएगा। फिर निबंध यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है, 120 अंकों का। तो एक एक निबंध लिखने में आपको 1-1 घंटा देना है। सिंपल कैलकुलेशन है। 600 शब्दों के भीतर आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें भी तीन चॉइसेस आते हैं, मतलब पेपर में कुल मिलाकर 9 निबंध आते हैं, उनमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। पहले खंड में आता है साहित्य और संस्कृति से संबंधित, फिर सामाजिक क्षेत्र, फिर राजनैतिक क्षेत्र, ये पहला हो गया। सेकंड खंड हो गया विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, ये इससे एक आता है। आर्थिक क्षेत्र से एक आता है और कृषि और व्यापार से आता है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे आर्थिक क्षेत्र में कई बार पूछ लेते हैं, कोई नई स्कीम जैसे आई उसके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे कोविड के बाद अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, ये पूछा गया था। तो ऐसे ही अभी टॉपिक्स कैसे बनते हैं वो भी मैं अभी ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा, तो अच्छे समझ में आएगा आपको। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे जरूर आता है। जैसे एक देश एक चुनाव काफ़ी चर्चा में है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, उसने अपनी रिपोर्ट भी अभी सबमिट करी है प्रेसिडेंट जी को। और ये चुनाव का वर्ष है, तो कई सारी चीज़ें चर्चा में रही। इंडिया अलायंस ने जो अपना अलायंस बनाया था, तो इंडिया बनाम भारत, ये अवधारणाएं जो है, कल्चरल आइडेंटिटी, ये सब जो लगातार जो वर्ष भर चर्चा में रही चीज़ें, और जियोपॉलिटिकल चीज़ें। ठीक है, भू राजनीतिक क्षेत्र में जो चीज़ें लगातार चर्चा में बनी रही, 3rd वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस फ्रंट पे लड़ा जाएगा, ये सब। इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इससे आता है। जिनका थोड़ा सा ज्योग्राफी में ज़्यादा झुकाव रहता है वो ये वाला चूज़ करते हैं, आपको करना भी चाहिए। और तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बारे में आता है। राष्ट्रीय विकास योजनाओं में जो लगातार चल रही होती, चर्चा में होती, जैसे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए जो लगातार आप देख रहे हैं 2020 के अप्रैल से लगातार फ्री राशन दिया जा रहा है लोगों को, तो ये लगातार चर्चा का विषय बना रहता है कि क्या इसे जारी रहने दिया जाना चाहिए या फिर इसे बंद कर देना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड कर दिया है स्कीम को, जो खाद्य सुरक्षा के लिए चलाई गई है। तो इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। अब ओरिजिनल पेपर में दोनों ही इसके दिखा दे रहा हूँ, सब्जेक्टिव के और निबंध के, तो और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। स्टडी मटेरियल में RO मेंस ऐसे वाले में क्या क्या दिया गया होगा आपको, ये आपको पहले तो हमने PYQ दिए हैं। ऐसे का जो 2021 का जो पेपर हुआ था, 2021 का प्रीलिम्स हुआ था 5 दिसंबर को, इसका मेंस अप्रैल 2022 में हुआ था फर्स्ट वीक में, तो ये ऐसे पेपर है, इस तरीके का आया था। 2021 का निबंध पेपर आप देखिए जो 2022 के अप्रैल में हुआ था। साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध इसमें पूछा गया है। ठीक है, अब साहित्य और संस्कृति का यहाँ पे जोड़ के पूछा गया। कई बार जो है पूछ सकते हैं साहित्य नैतिक मूल्यों से संबंधित, और भी कई बार साहित्य से अन्य चीज़ों को जोड़कर पास्ट में पूछा गया है, उसके भी पेपर्स में आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। शिक्षा और नैतिक मूल्य से जोड़ करके इस पर पूछा गया है। और फिर वर्तमान राजनीति का परिदृश्य, उसका भावी प्रभाव, इनमें से कोई एक करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि जो ये सिलेबस है ऐसे का, कोई ना कोई क्षेत्र जो आपका फेवरेट होता है, या फिर जो जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जिसमें अच्छा लिख सकते हैं, वो आपको 3 में से एक तो मिल ही जाता है। खंड 2 में भी समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण की महत्ता, इसके बारे में पूछा गया है। सेकंड है गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है। अब देखिए गरीबी रेखा जो है चर्चा में रही, तो ये सवाल इसमें पूछा गया। कास्ट सेंसस कई सारे प्रदेशों ने कराया, पहले बिहार ने, आंध्र प्रदेश में चर्चा रही, और अन्य राज्यों में भी कराने की क्या बात चल रही थी, साउथ इंडियन स्टेट्स में। तो कास्ट सेंसस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, इस पर हम लिखवाएंगे इसे। तो इस तरीके से समसामयिकी विषय, इसमें वैसे तो समसामयिक विषय 3rd सेक्शन में है, लेकिन कई बार
जो सिलेबस है वो समसामयिकी से जोड़ करके पूछ लिया जाता है। भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां इसमें पूछा गया है। अब इसमें तो कई मतलब वैरायटी ऑफ कह सकते हैं थॉट्स हो सकते हैं आपके पास जनजीवन की चुनौतियों के बारे में लिखने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें आपको चूज़ करना था तो ये वाला आपको चूज़ करना चाहिए। इसमें आप समसामयिकी पर भी लिख सकते हैं और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उस पर भी लिख सकते हैं। थर्ड, जैसे सेक्शन में तृतीय विश्व युद्ध की आशंका पूछा और भारत की नीति, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध लगातार चर्चा में बन रहा था वर्ष भर 2022 से ही लगातार, तो उसके बारे में पूछा कि तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भारत की नीति इसके प्रति क्या रही, आगे क्या रह सकती है। स्थानीय बनाम भूमंडलीय, ठीक है, लोकल वर्सेस ग्लोबल, ठीक है, ये इस तरीके का है। लोकल वर्सेस ग्लोबल लगातार चर्चा में रहा। पीएम मोदी जी ने लोकल फॉर ग्लोबल की बातें करी, तो लोकल वर्सेस ग्लोबल क्या है, कि क्या इसकी अवधारणाएं हैं, क्या ये विरोधाभास में है, क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में, इसको आपको एक्सप्लोर करना था। फिर प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आता है कई बार। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा किसी भारत के हिस्से को प्रभावित करती है तो पर्टिकुलर प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछता है कि भूकंप से कैसे निपटेंगे या सुनामी से। इसमें ओवरऑल पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा और हमारी चुनौतियां क्या हैं या तैयारियां क्या हैं। 2017 का ये पेपर है। इसमें साहित्य, संस्कृति और समाज के अनन्य और आश्रित संबंधों पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो मतलब साहित्य, संस्कृति और समाज तीनों के बारे में आप एक्सप्लोर करिए। सेकंड है राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या पर विचार करें, ठीक है, ये किसके संबंध में है आपको पता है। 2017 जरूर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये पेपर कब हुआ था, 2019 में हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में। तब ये कश्मीर मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था, इस वजह से इसमें रखा गया है। भारत और पुलवामा वगैरह भी आप देखें, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से कश्मीर समस्या, इसमें पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके संबंध में ये पूछा गया था। भारत की मौलिक एकता क्या है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। विज्ञान जहां विकास का कारक है वहीं विनाशक की भूमिका निभा सकता है, क्यों, कैसे। सेकंड खंड में पूछा हुआ सामाजिक एकता की दृष्टि से आर्थिक असमानता असहयोगी चिंतनधारा का निर्वहन करने लगता है, इस पर विचार करना है। भारतीय किसान नीति की समकालीन चुनौतियों पर विचार करें। भारतीय किसान आंदोलन तो लगातार चर्चा में रहा था, पिछले 2 बार से हो चुका है, तो किसान आंदोलन या फिर किसानों की समस्याओं पर एक बार फिर से द्वितीय खंड में आने की उम्मीद है, इस पर भी लिखवाया जाएगा आपको। प्राकृतिक आपदा नीतियों की प्रारूपों पर विचार करना है। नक्सलवाद और भारतीय बुद्धिजीवियों के अंतः संबंधों पर प्रकाश डालिए। अर्बन नक्सल जो टर्म लगातार चर्चा में था, तो इस वजह से इसको डाला गया है इसमें। भारतीय एकता को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों से मिलने वाली चुनौतियों और समाधान के विषय पर लिखिए इसमें। 2016 का जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये जो पूछा गया था साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि, इस पर लिखना था। वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण महामारियों का मूल है, तो महामारी कोविड महामारी के बाद ये पर्यावरण प्रदूषण से उसको एसोसिएट करके पूछा। कोरोना महामारी से अलग से क्वेश्चन पूछा, कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उसके दुष्परिणाम क्या हैं। कृषकों की समस्या, उसका निदान किसान आंदोलन के एसोसिएटेड यहाँ पे पूछा गया। थर्ड खंड है कि भारत चीन सीमा विवाद विविध परिणतियां, जो गलवान वैली में क्लैश हुआ था, हमारे जवान मारे गए थे मई मंथ में 2020 में, उसके संबंध में। नई शिक्षा नीति, उपादेयता तथा क्रियान्वयन की समस्या, नई शिक्षा नीति जो आई थी उसके बारे में। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता, इसके बारे में। तो इस तरीके से मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि टॉपिक प्रेडिक्ट करना तो आसान हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से ऐसे को ड्राफ्ट करना है आपको, ये तैयारी पर डिपेंड करेगा। ऐसे जो है कोई ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि हमको पता है कि अगर इंडिया बनाम भारत आए तो बस यही पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो बिंदु लिखेंगे, आपका साथी जो बिंदु लिखेगा एकदम अलग अलग लिखेगा, लेकिन नंबर दोनों को एक जैसे मिलेंगे, या आपको कम उसको ज़्यादा, या उसको कम आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ऐसे का मतलब ही जैसे निबंध है, तो इसका कोई बंधन नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता है कि इस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा और इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, कोई डेफिनेशन नहीं है। पुराने हमारे कह सकते हैं महानुभावों ने जो स्ट्रक्चर बताए हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं, एमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है कि ये स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर गलत है, इस तरीके से नहीं होता है। आप लिखते हुए सीखेंगे, और ऐसे में जो जिस तरीके से आप लिखते हैं, आप एक नया स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं कई बार। तो ऐसे की तैयारी होती है लेखन से। लेखन आप करेंगे, हम आपको टॉपिक देंगे, आप लिखेंगे, हम आपको मॉडल उत्तर देंगे ऐसे का, और आपका ऐसे चेक भी करेंगे और उसमें फीडबैक देंगे। इस तरीके से ऐसे राइटिंग हमारे ग्रुप में होगी। पहला ऐसे का टॉपिक आपको करीब 7 दिवस बाद मिलेगा। तब तक करना क्या है ये समझिए। कुछ ऐसे हमने मॉडल ऐसे ड्राफ्ट करके दिए हैं जो प्रीवियस ग्रुप्स में कराए गए थे, जैसे इंडिया बनाम भारत। अब ये ऐसे पहले कराया गया था 1-2 साल पहले, लेकिन अब इसकी रेलिवेंस फिर से बढ़ गई है। लगातार जो इंडिया बनाम भारत जो चर्चा में रहा, इंडिया आइडेंटिटी माने कि भारत को आइडेंटिटी माने, हमारे भारतीय समाज की किस तरीके से माने। सो इसलिए इंडिया बनाम भारत की जो अवधारणा है ये ज़रूरी है, तो ये इसको आप पढ़िएगा।
इंडिया बनाम भारत में आप क्या सोचते हैं, और फिर इसको पढ़िए। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे अवलोकन करिए शुरू के एक सप्ताह। ऐसे जो है मैं बता रहा हूँ फिर से, ऐसे में आपको पहले पढ़ना चाहिए, तभी यहाँ पे मॉडल उत्तर दिए हैं कि सबसे पहले आप पढ़िए कि किस किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप खुद से सोचिए कि मैं होता तो इस पर क्या लिखता, या फिर मैं इस पॉइंट की जगह ये पॉइंट लिख सकता था। इसका थोड़ा सा अवलोकन करिए, आत्मावलोकन करिए शुरू के एक सप्ताह, बस एक सप्ताह काफ़ी होगा। अभी फेस्टिवल भी है बीच में, तो रीडिंग का काम आप करिए। लेखन कार्य आपका एक सप्ताह बाद शुरू करा दी जाएगा। पहले टॉपिक मिलेगा, आप उस पर लिखेंगे, मॉडल उत्तर पढ़ेंगे, आपकी जो खामियां हैं वो बता दी जाएंगी आंसर राइटिंग चेक करके, और फिर आप नेक्स्ट डे से लिखेंगे, उससे अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से इंप्रूवमेंट होगा, और इसी तरीके से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ऐसे में कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं नहीं बता सकता हूँ कि अगर विज्ञान पे ऐसे आया तो ये लिखना है, तो आप वो लिख देंगे, नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करती हैं, क्योंकि ऐसे में कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। अब जैसे ये प्रारूप है, ये हमने बनाया, ये मतलब हमारी टीम ने बनाया है। अब कोई अलग प्रारूप भी आप बना सकते हैं, वो भी सही हो सकता है। कई लोग डायग्राम टाइप प्रारूप बना लेते हैं पहले। तो ये सब चीज़ों की चर्चा परिचर्चा होगी ऐसे राइटिंग के दौरान हमारे ग्रुप में ही। विज्ञान धर्म से संबंधित ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो ये हमने दिया है भारतीय संस्कृति सबल और दुर्बल पक्ष, ये भी प्रथम खंड के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप पढ़िए, सबल पक्ष दुर्बल पक्ष आप क्या मानते हैं, कोई आपको लगा कोई पक्ष यहाँ पे छूट गया है, या कोई नवीन पक्ष डाला जा सकता है बदलते परिवेश में, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद भारत में सुशासन, गुड गवर्नेंस पर लगातार बात हो रही है, जो सेकंड टर्म पीएम मोदी जी सर्व करके खत्म कर रहे हैं, इसमें गुड गवर्नेंस पर बात हुई है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर बात हुई है, तो वो क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में है। मतलब कई सारे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमने दिए। भारत में आपदा प्रबंधन, ये तो कई तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन से एक ना एक तो आता ही है कुछ ना कुछ। तो उसके बाद है भूमंडलीकरण और भारतीय भाषाएं, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। भारतीय भाषाओं पर लगातार चर्चा बनी रही। नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड जो है, या फिर जो हिंदीकरण की बात कई लोग करते हैं साउथ इंडिया में, तो उसके क्या विभिन्न आयाम है, इससे आपको पता चलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि कैसे, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे उन्होंने कभी ऐसे लिखा नहीं, या फिर ऐसे की कभी तैयारी करी नहीं, ऐसे का एग्ज़ाम आपने कभी दिया नहीं, तो कैसे अवधारणा विकसित करें, क्या उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा? उत्तर है नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अलग से स्कॉलरशिप लेने की कहीं ज़रूरत होगी, अलग से कोई डिग्री लेने की ज़रूरत होगी एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए। यूपीपीएससी आरओ मेन इसके लिए क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ, कि जो ऐसे यहाँ पे मॉडल ऐसे उनको पढ़िए सबसे पहले। और इतना ज्ञान आप लोग रखते हैं, इतना जीएस पढ़ के आ रहे हैं, मतलब अभी फिर से देंगे, प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस में जीएस का पेपर देंगे, इतना स्तर आपका मजबूत हो जाता है कि आप एक उत्कृष्ट ऐसे लिख सकें मेंस पेपर के लिए। भारत मानवाधिकार, ये टॉपिक हमने दिया है, इसको पढ़िए आप। ऑनर किलिंग, कैसे रुक सकती मानव हत्याएं, ये भी हमने दिया है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। अब तो खैर नहीं ज़्यादा हॉट टॉपिक है। महिला सशक्तिकरण एवरग्रीन टॉपिक है, इसके बारे में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये मॉडल उत्तर हेल्प करेगा कि आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स पता रहें पहले से, अब उसको विभिन्न तरीके से अलग अलग समसामयिक घटनाओं से जोड़ करके कैसे आप एक अच्छा ऐसे बना सकते हैं। ये आप जब लिखेंगे, हम आपको जो टॉपिक देंगे उस पर आप लिखेंगे, और फिर अपना कॉपी भेजेंगे, उस पर जो मूल्यांकन होगा उससे आगे की दिशा तय होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाएं परियोजनाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विश्व मंच पर हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण संरक्षण भारतीय दर्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब तो खैर पुराना हो गया, लेकिन एक बार देख सकते हैं, इससे कुछ पॉइंट आपको अदर टॉपिक के लिए मिल जाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और फिर हमने सतत विकास लक्ष्य दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रीलिम्स के लिए होता है, मेंस के लिए भी हो सकता है सतत विकास लक्ष्य। और ड्रग्स फ्री इंडिया, ये है। मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने दिए हैं। कम से कम इतना आप पढ़ डालिए, एक वीक में इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा माइंडसेट और इंसाइट आपको मिल जाएंगे। फिर जब ऐसे राइटिंग शुरू होगी, फ्रेश टॉपिक्स जो आपको दिए जाएंगे, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज, तो इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स रहेंगे। गंगा जमनी संस्कृति जो है, ये भारतीय राजनीति, युवा शक्ति, युवा वर्ग की भूमिका। इस साल तो इलेक्शन ईयर है, तो राजनीति से कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है। तो इस तरीके से साइबर क्राइम, ये जो ऐसे दिए गए मॉडल ऐसे, उनको आप पढ़िए एक वीक, और फिर जो है फ्रेश टॉपिक्स जब आपको लिखवाए जाएंगे तो उसमें से आप ऐसे राइटिंग करके जो भेजिएगा अपनी कॉपी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, आपकी जो खामियां हैं वो बताई जाएंगी, उस पर पूरा डिस्कशन होगा, एजुकेटर आपके साथ रहेंगे, पूरी सब कुछ बताएंगे, खामियां बताएंगे, आपको कोई इनपुट चाहिए तो बताएंगे। बिल्कुल जो है हमारा कह सकते हैं इंटेंस राइटिंग बैच होता है। इस तरीके से नहीं होता है कि आपने लिख करके भेजा और किसी एक का चेक करके दिखा दिया, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, जो भी लोग कॉपी भेजेंगे, सभी कॉपी चेक की जाती है इंडिविजुअली, सभी को फीडबैक इंडिविजुअली दिया जाता है, मॉडल उत्तर भी दिया जाता है ऐसे का। ऐसे के ग्रुप के अलावा जो लोग हमारे परंपरागत राइटिंग के ग्रुप में आए हैं, तो अध्ययन सामग्री में उनको सिंगल पीडीएफ दिख रही होगी, और यही पीडीएफ जो है अंत तक रहेगी।
इसके अलावा आंसर राइटिंग मेनली रहेगी। दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये पहला सवाल होता है। तो इसमें कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, क्योंकि उदाहरण ही यहाँ पर अध्ययन सामग्री के तौर पर दिए जा सकते हैं, बाकी सारे तो आपकी चेकिंग करके सुधारा जाएगा। पहले क्वेश्चन में जो आंसर लिखने की जो आपकी कला है उसको सुधारेंगे आंसर राइटिंग चेकिंग के दौरान ही, क्योंकि जो गद्य आयोग पूछेगा वो किसी को पता नहीं है। अनलेस पेपर आउट ना हो जाए, किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन सा गद्य आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। आपकी तैयारी होनी चाहिए कि कैसा भी गद्य आ जाए। जैसे आयोग गद्य पूछता है, जितना जो स्तर रहता है कठिनाई का, या फिर गद्य जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, जितने शब्दों का होता है, उसी के अनुरूप हम पूछते हैं। हमारी टीम पूरे वर्ड काउंट करती है पिछले साल के पेपर्स में कि कितने शब्दों का गद्य पूछा गया, उसी हिसाब से फिर गद्य डाला जाता है। आपको टास्क दिया जाता है, आप उसमें लिख करके भेजते हैं, उसमें बताया जाता है क्या चीज़ें आपने मिस कर दी, बाकायदा मॉडल उत्तर भी मिलता है आपको। तो गद्य पता नहीं चलेगा हमको पहले से कि आयोग कौन सा गद्य पूछेगा, लेकिन जो भी गद्य आएगा उसमें आप अच्छे से कर लेंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो। दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना है, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ। एक बार आप फॉर्मेट समझ गए तो 15 मार्क्स का ही आता है और बड़ी जल्दी आप इसको हल कर लेंगे। थर्ड जो कॉलम है उसमें किस तरीके से पत्र को समराइज किया जाता है, इसमें लोग कई बार समस्या महसूस करते हैं। तो समस्या कुछ ऐसी होगी नहीं, आप 1-2 बार फॉर्मेट बनाएंगे और हम आपको फीडबैक देंगे, उसमें अपना फॉर्मेट का मॉडल उत्तर देंगे, तो उससे आप समझ जाएंगे। पत्राचार 24 मार्क्स का आता है, 8-8 के 3 आते हैं। पत्राचार में बस फॉर्मेट की दिक्कत कुछ लोगों को होती है, मैं आपको बता दूं, ये एक बार देख लीजिए आप। इसलिए फॉर्मेट यही फॉलो होगा जो हमने यहाँ पे बना के दिए हैं, ठीक है। जो ये शासकीय पत्र का जो फॉर्मेट है वो यही होता है जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की इस PDF में गिवन है। इधर उधर कहीं से भी देख रहे हैं अगर आप, तो सिर्फ उसमें पता नहीं किस उद्देश्य से गलत बना के दिया जाता है, लेकिन वो गलत फॉर्मेट है। ये पत्र हमने लिखे नहीं है, पहली बात तो। ये ऑफिशियल पत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के किन्हीं सरकारी ऑफिशियल्स ने एक दूसरे को लिखा है, तो उसी को हमने डायरेक्टली ले लिया है, जिससे ऑथेंटिसिटी बनी रहे फॉर्मेट की। ये जो है ये ओरिजिनल पत्र है, लेटर हेड पे लिखा गया है, तो इसी तरीके से अर्थशास्त्री लिखा जाता है जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है। और जो है अर्थशास्त्री का लिखित प्रारूप अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं, यही फॉर्मेट फॉलो होगा। अर्थशास्त्री का जो फॉर्मेट हमने बनाया है यही सही है, बाकी हर जगह बुक में गलत दिया हुआ है, ये मान के चलिए आप। अगर ऐसा नहीं बनाए तो गलत दिया हुआ है, सिंपल बात है। ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बार बार अलग से नहीं पूछेगा। इसीलिए कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय ज्ञापन ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये ऑफिशियल ज्ञापन है 17 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग की तरफ से लिखा गया था। इसी तरीके से लिखते हैं। अब जैसे ये है, ये प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है, इन्होंने 8 लोगों को प्रेषित किया है। जरूरी नहीं कि आप 8 लोगों को प्रेषित करें, आप जो है 2 लोगों को कर सकते हैं, 3 लोग कर सकते हैं, सिंपल। और जब लेखन होगा तो ये सब चीज़ें बारीकियों पर भी बात होगी, कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं करिएगा। ये कार्यालय आदेश होता है, ये जो है जिला मजिस्ट्रेट कानपुर की तरफ से जारी किया गया था कोविड के दौरान। तो ये ऑफिशियल कार्यालय आदेश का प्रारूप है जो उत्तर प्रदेश सरकार फॉलो करती है। अब मैंने एक एक बना के दिया है जिससे आपको क्लैरिटी रहे। आप कई जगह देखेंगे तो इस ऐसे ही बने रहते हैं, कोई मतलब इसमें कंटेंट है, सब कुछ दिया हुआ है। कई बार एक लाइन का कार्यालय आदेश होता है तो मैंने नहीं लगाया है। इसके बाद क्या है, ये परिपत्र है, परिपत्र का प्रारूप यही होता है, बिल्कुल ऐसा ही प्रारूप बनाना है परिपत्र का। और विज्ञप्ति अधिसूचना में इस तरीके का प्रारूप होता है। अधिसूचना तो आयोग जारी करता रहता, तो उसका फॉर्मेट तो आई थिंक क्लियर है सभी को। टिप्पण का भी, टिप्पण में बड़ी यहाँ पे लोग समस्या करते हैं कि मैंने यहाँ देखा वो ऐसा दिया हुआ है, यहाँ देखा वैसा दिया हुआ है। जो यहाँ पे बना के दिया गया वही यहाँ पे फाइनल प्रारूप है। अनुस्मारक जो पूछा गया था, अनुस्मारक इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अनुस्मारक वैसे पूछा जा चुका है लास्ट टाइम, तो अनुस्मारक पूछे जाने की उम्मीद वैसे कम है, लेकिन सभी चीज़ों को देखते हुए चलिए। एक बार जो फॉर्मेट लास्ट ईयर आता है वो रिपीट नहीं करता। जैसे अनुस्मारक आ चुका है, अनुस्मारक का प्रारूप बनाने को, तो अनुस्मारक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमने फॉर्मेट जरूर बना के दिया है, क्योंकि कभी प्रेडिक्ट करके नहीं चलना चाहिए। गैस गेम में कभी रहना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन एक अनुमान होता है कि एक फॉर्मेट आ चुका है पिछली बार, तो कुछ दूसरा ही आता है उसी खंड में। प्रतिवेदन इस तरीके से लिखते हैं। प्रतिवेदन इस साल बहुत पूछे जाने की संभावना बन रही है, तो प्रतिवेदन इस तरीके से। टिप्पण का लिखित प्रारूप ये है। टिप्पण का लिखित प्रारूप कोई भी आपको बना करके दे उल्टा सीधा, उसको नहीं देखिएगा, यही प्रारूप होता है टिप्पण का, ठीक है। और टिप्पण का ये हमने जो है कंटेंट भी दिया है, टिप्पण कहीं दिया नहीं कि एक्चुअली क्या होता है, उसकी परिभाषा ही एक्चुअली नहीं गिवन है कहीं। बाकी प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली इतनी दी हुई है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर लेंगे, हर बार इसी से आता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई परिभाषिक शब्दावली के जो आंसर हैं वो हमने अलग से लिख दिए हैं, कि आप इसमें देख लीजिए। बाकी मुहावरे लोग होते हैं, जितना इसमें दिया उतना ही याद कर लीजिए, वो सफिशिएंट होगा। कंप्यूटर ज्ञान जितना हमने दिया है वो सफिशिएंट है। इसमें कई सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो टेस्ट सीरीज में ही हम करा देंगे, टास्क में करा देंगे, जिससे वो रहे आपके पास। जैसे AI इस बार काफ़ी चर्चा में है, मशीन लर्निंग, इन सभी के प्रश्न हम करा देंगे।
मॉडल प्रश्न पत्र जरूर देखिए अभी एक सप्ताह जब तक आंसर राइटिंग नहीं शुरू हो रही है, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर देखिए, ये एकदम लास्ट में गिवन होगा। ये लास्ट टाइम पेपर जो हुआ था 2022 में हुआ था, अप्रैल मंथ में, आर 2021 का मेंस। तो इसमें ये पेपर पूछा गया था परंपरागत का। इसमें जो पहला प्रश्न होता है 3 अंक का, 6 अंक का, 12 अंक का प्रश्न इसमें होता है। पहला प्रश्न में मतलब 3 खंड होते हैं, 3 भाग होते हैं उसके, कह सकते हैं। गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, गद्य अवतरण का सारांश लिखिए, गद्य अवतरण के रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करने को आता है। व्याख्या करने को ये 12 मार्क्स का आता है, क्योंकि 3 रेखांकित होते हैं, कभी कभी 2 होते हैं, कभी कभी 3 होते हैं। तो इसमें 3 हैं तो 4-4 अंकों के हैं, इसको आपको व्याख्या करना पड़ता है। फिर ये टैबुलर फॉर्म में इसको लिखना पड़ता है 15 मार्क्स का। ये सबसे इजी क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि पत्र बना रहता है और कंटेंट भी देखिए कितना है, आई थिंक 2-3 लाइन का है। इसको आपको समराइज कर देना है लास्ट कॉलम में। इसके बाद ये जो है पत्राचार, जैसे अभी अर्थशास्त्री पूछा गया लास्ट टाइम, इस बार शासकीय से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें कहें कि फला व्यक्ति खुद को मान करके फला व्यक्ति को अर्थशास्त्री पत्र लिखिए। कार्यालय आदेश पूछ चुके हैं, तो कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र इस बार बहुत जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। विज्ञप्ति पूछी जा चुकी है, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपसे अधिसूचना हो सकता है पूछ लें, अधिसूचना का प्रारूप बनाने के लिए आ जाए, किसी सिनेरियो को दे करके अधिसूचना लिखने के लिए आ सकता है। टिप्पण के बारे में आ सकता है, टिप्पण इस बार काफ़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सभी तरीके के फॉर्मेट की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, जो भी आना होगा वो आ जाएगा। प्रोविजो, बाई लॉ, अबॉन्डनमेंट, कॉरिजेंडम, कैडर, इन सब का अर्थ पूछा गया है। फिर उल्लंघन, अनुलग्नक, विधानकारी, संधि, प्रत्युत्तर, इनके बारे में पूछा गया है। टाट बाहर आना, तालू में दांत जमना, ये सब मुहावरे 5 पूछे गए हैं। आप कंप्यूटर के प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के प्रश्न देखिए किस तरीके के हैं, बहुत बेसिक प्रश्न है। इंटरनेट ब्राउजर क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, HTTPS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण भी लिखना है, सिंपल। फिर ये पेपर 2017 वाले का है। 2017 वाले में देखिए क्या फॉर्मेट पूछा है। फॉर्मेट हर बार बदल बदल के आते हैं। जैसे फॉर्मेट इस बार आपसे पूछा था अर्थशास्त्री का, और फिर लिखित प्रारूप यहाँ पे पूछा गया था। एक फॉर्मेट का विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा लिखिए। ये 2016 का री एग्जाम जो 2020 में हुआ था, इसमें जो फॉर्मेट पूछे गए थे वो कौन वाले? शासकीय पत्र का पूछा गया था, अनुस्मारक का पूछा गया था, और कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर बताना था। और ये हिंदी अंग्रेजी के शब्द थे, और ये कंप्यूटर के प्रश्न थे। तो ये हो गए आपके जो पेपर ओरिजिनल वाले हैं, और ये हमारे परंपरागत के मॉडल पेपर हैं। ठीक है, ये मॉडल उत्तर जरूर पढ़ते रहिए 1 वीक तक, जब तक आपकी प्रैक्टिस शुरू नहीं होती है। इसमें हमने वैसे ही बनाया हुआ है जैसे आपका पेपर आता है 3 अंक का, 12 अंक का, और फिर जो है 6 अंक का प्रश्न। फिर इसके बाद आपका 15 अंकों का सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन इसमें पूछा गया है। ये पत्र है, अब इसका जो है सार लेखन करना है। और फिर जो 3 फॉर्मेट पूछे गए हैं, समाचार पत्र हिंदी जागरण द्वारा प्रकाशित किए गए विज्ञापनों में लंबित बीजकों का बकाया भुगतान किए जाने के संदर्भ में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को अपने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक सरकारी पत्र लिखिए। स्वयं को जिला शिक्षा अधिकारी जयेंद्र खत्री मानते हुए जोगेंद्र प्रसाद को रिश्वत लेने की सूचना प्राप्त होने और प्रमाणित होने पर सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील अधिनियम के तहत नियम 9 के अनुसार उल्लंघन का आदेश जारी करें। समस्त कार्यालयों के स्तर पर प्रेषित यह आदेश कार्यालय आदेश ही है। तो ये 8 अंकों का। फिर परिपत्र की परिभाषा तथा एक रिक्त प्रारूप बनाएं। ये 5 मुहावरे लोकोक्तियां पूछी गई, और फिर प्रशासनिक शब्दों का अर्थ, इसमें फिर कंप्यूटर शब्दावली संबंधित यहाँ पे प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए। अब इसका उत्तर, मॉडल उत्तर भी हमने यहाँ पे नीचे लगाया हुआ है। तो मॉडल उत्तर को पढ़िए प्रश्न पत्र के साथ, डेली एक खत्म कर डालिए, आसानी से किया जा सकता है। पहले फुल एंड टेस्ट देखिए, और फिर प्रश्न पत्र कैसे हल किया गया है उसका मॉडल सोल्यूशन देखिए। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से इसको आंसर करना होता है। और फिर जब आंसर राइटिंग शुरू होगी तब आपको एकदम फॉर्मेट से दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से लिखना होता है। आप जो लिखेंगे वो चीज़ तो चेक की जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी आंसर राइटिंग शुरू होगी। ये जो तो मॉडल उत्तर बने हैं और जो हमने आपको ऊपर चीज़ें बताई उतना आप कर लेंगे तो आंसर राइटिंग बिल्कुल बेझिझक शुरू कर सकते हैं। पहले टास्क जो है आपको दिया जाएगा, तो इसी का दिया जाएगा जो पहला प्रश्न आता है, ये गद्य वाला। ठीक है, गद्य वाला पहला प्रश्न जो आता है इसी का टास्क हम आपको कराएंगे। एकदम क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। पहले गद्य वाला टास्क कराएंगे, फिर कराएंगे आपको ये सारणी रूप में सार लेखन करने वाला टास्क, फिर यहाँ पे पत्राचार वाले टास्क कराएंगे, फिर जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ वाला कराएंगे, फिर हिंदी रूपांतरण वाला, अंग्रेजी रूपांतरण वाला, और फिर कंप्यूटर वाला।
बाकी जो लोग जीएस वाले ग्रुप में भी ज्वाइन हुए हैं, आपको बता दें कि सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको दे दी गई है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिक, इन्वायरमेंट की, मिसलेनियस की। बजट इकोनॉमिक सर्वे जो है इसी साल का आपको तैयार करना पड़ेगा, पुराना इसमें नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। सो जीएस के लिए सारा मटेरियल अभी दे दिया गया है। अतिरिक्त कुछ होगा तो नोट्स में एडिशन किया जाएगा। इसमें नवंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर हमने साझा कर दिया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आगे के मंथ का हर मंथ की 4 तारीख को और उत्तर प्रदेश का हर मंथ की 10-12 तारीख को मिलता रहेगा आगे। अभी नवंबर से हमने इसीलिए दिया है क्योंकि नवंबर 2023 से ही मेंस के लिए जरूरी रहेगा। उससे पहले का जो अगर जरूरी भी है तो वो प्रीलिम्स के लिए रहेगा। जीएस के 10 फुल टेस्ट आपको कराए जाएंगे। इसका प्लान परीक्षा होने के बाद दिया जाएगा, मतलब प्रीलिम्स होने के बाद आपको जीएस के मेंस के फुल एंड टेस्ट इसमें कराए जाएंगे। परंपरागत और वस्तुनिष्ठ वाले ग्रुप में जो आप आए हैं, ये समझिए कि हमने पूरा स्टडी मटेरियल दे दिया, जो मैंने आपको शो भी कर दिया परंपरागत वाला। ऑब्जेक्टिव का भी हमने दे दिया है। ऑब्जेक्टिव में पर्यायवाची शामिल नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या करिए कि आप लोग पीवाईक्यू पढ़िए, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करिए, और जो वस्तुनिष्ठ है इसके भी कह सकते हैं हम लोग टेस्ट देंगे आपको, एकदम जैसा मेंस का वस्तुनिष्ठ आता है, थोड़ा सा हाई लेवल जिसमें रहता है क्वेश्चंस का, वो आपको दिए जाएंगे पेपर, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। परंपरागत हिंदी में जैसे पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, तो 2-2 प्रश्न हर अभ्यास कार्य में पूछे जाएंगे, जो हम आपको टास्क कराने वाले हैं। टास्क क्या कह रहा है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है इतना परेशान मत होइए। टास्क क्या होगा, एक अभ्यास कार्य होगा जिसकी पीडीएफ आएगी आपके ग्रुप में। पीडीएफ आने के बाद आप उसको पढ़ेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे आंसर कॉपी में। आंसर कॉपी स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे, और पीडीएफ जब ग्रुप में आप भेजेंगे तो उसको हम लोग चेक करेंगे, उस पर आपको फीडबैक देंगे, आपकी खामियां बताएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड सब कुछ चेक किया जाएगा। इस तरीके से आगे के अभ्यास कार्य में आप सुधार करेंगे। हर सेक्शन के 2-2 प्रश्न होने हैं हर टास्क में। तो इस तरीके से आप जब पहला टास्क लिखेंगे और जो सेकंड टास्क आएगा, जैसे गद्य का एक टास्क हमने कराया, उसमें आपकी खामियां पता चल गई, फिर जब सेकंड टास्क गद्य वाला आएगा तो उसमें आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कमिटमेंट किया गया था आपसे ग्रुप अनाउंसमेंट के समय कि कन्वेंशनल हिंदी के 10 फुल एंड टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। 10 फुल एंड टेस्ट जैसा पेपर आता है 100 मार्क्स वाला, वो आपको मिलेगा टेस्ट पेपर लिखा हुआ। आप उसमें आंसर राइटिंग करेंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से बैठ करके 2.5 घंटे में। फिर आप अपनी स्कैंड कॉपी हमको भेजेंगे, हम उसमें चेक करेंगे, आपको मार्क्स बताएंगे, आपकी जो खामियां हैं वो बताएंगे, ठीक है। और जो टेस्ट होगा उसका मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा। अच्छा, जो ये टेस्ट है ये फ्रेश टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि जो पीडीएफ में टेस्ट लगा हुआ है वही टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो आपकी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 10 नए टेस्ट यहाँ पे कन्वेंशनल के कराए जाएंगे। ये टेस्ट कब होंगे, ये प्रीलिम्स के बाद होंगे। जो कन्वेंशनल हिंदी के जो आंसर राइटिंग वाले टेस्ट हैं वो प्रीलिम्स के बाद होंगे। प्रीलिम्स से पहले जो ये अभ्यास कार्य हैं जो आपको कमिट किए गए थे वो करा दी जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले जो मतलब पेपर्स हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। परंपरागत वाले कर सकते हैं ग्रुप में, वस्तुनिष्ठ वाले पेपर्स मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। निबंध के लिए जैसे हमने बताया कि अभी प्रीवियस ईयर पेपर हमने दे दिए हैं, 30 मॉडल ए से दे दिए गए हैं, जो एक वीक आपको उसको अच्छे से देखना है, उसका अध्ययन करना है। और ऐसे राइटिंग में कोई ऐसा खास मटेरियल रहेगा नहीं। ये इसमें हम क्या करेंगे कि आपको टॉपिक देंगे ऐसे के, आप उसमें ऐसे लिख करके भेजेंगे हिंदी में अपनी उत्तर पुस्तिका में, और उत्तर पुस्तिका चेक करने के बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा, और जो भी ऐसे का टॉपिक दिया जाएगा उसका मॉडल उत्तर भी मिलेगा ग्रुप में, ठीक है। ये 1 सप्ताह में एक ऐसे का हमने अभी टारगेट रखा है, इसको आगे हम बढ़ा भी सकते हैं। कम से कम 30 नए ऐसे आपको कराए जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय बच रहा है। बाकी पेड क्विज ग्रुप है जो जीएस के 2 वस्तुनिष्ठ पेपर होने हैं, एक वस्तुनिष्ठ हिंदी का 30 प्रश्नों वाला और 120 प्रश्नों वाला जो जीएस का, उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए क्विज ग्रुप में। इसका लाभ आपको प्रीलिम्स में भी मिल सकता है। बाकी ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहिए, और इसमें कई सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। कई सारे लोग जो बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं, कई बार उनको पीडीएफ बनाने में दिक्कत होती है, तो उनको ये सब प्रोसीजर मैं बता दूंगा। पीडीएफ बनाना कोई बहुत रॉकेट साइंस अब रह नहीं गया है। जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं सब में कुछ ना कुछ पीडीएफ बनाने वाला एप्लीकेशन होता है। आपको बस फोटो खींचनी रहती है और उसको अरेंज करना रहता है, पीडीएफ बन जाती है। आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए हमको, ठीक है, और पीडीएफ फिर आपको चेक करके दी जाती है। कोई भी समस्या होगी नहीं, सब कुछ पहले से बता दी जाएगा। आंसर राइटिंग टास्क देने के बाद कैसे क्या चेकिंग होगी वो सब बता दी जाएगा। बाकी कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं तो आप अपने डाउट डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी आपका डाउट है आंसर राइटिंग ग्रुप में आप पूछे। कोई भी आपका डाउट है, आप पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं या फिर उसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, भेज नहीं पा रहे हैं, जो भी समस्या है एडमिन आपकी हेल्प करेंगे। आंसर राइटिंग टास्क जब भेजा जाएगा तो मैं एक मेथड आपको बता दूंगा बहुत सिंपल, किस तरीके से आप लोग पीडीएफ स्कैन करके ग्रुप में भेज सकते हैं। उत्तर पुस्तिका कोई अलग से नहीं लेनी है, इसका फॉर्मेट मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा आपको। तो चाहे तो आप प्रिंटेड पेपर्स में निकलवा लीजिएगा तो एक ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारा लोगो वगैरह सब उसमें लगा रहेगा। तो एक कह सकते हैं उत्तर पुस्तिका की हम लोग शीट आपको शेयर करेंगे, उसकी कई सारे प्रिंट लेकर के आप लोग उसी में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ये तो आप सिंपल जो
उत्तर लेखन वाली कॉपी आती है यूपीएससी वाली, उसको ले सकते हैं और उसमें आप उत्तर लेखन करके भेज सकते हैं। जब प्रथम टास्क आपको 1 सप्ताह बाद दिया जाएगा तो इन सब के बारे में ब्रीफ कर दी जाएगा पहले ही। बाकी जिनका भी डाउट है, कोई भी आपका जीएस के बारे में डाउट है, आप हिंदी वाले ग्रुप में पूछ लीजिए, ऐसे वाले ग्रुप में ऐसे का डाउट पूछेगा, कन्वेंशनल हिंदी वाले ग्रुप में ऑब्जेक्टिव का डाउट पूछ सकते हैं आप। इस तरीके से हमारा आगे ग्रुप चलेगा। तो आप लोग क्या करिए कि जो मैंने दो ही पीडीएफ आई हैं, एक तो ऐसे वाली आई है, एक कन्वेंशनल वाली आई है, उसके अलावा जीएस वाली है। तो जो लोग आंसर राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करने वाले हैं 1 सप्ताह बाद जो मिलेगा, तो कम से कम जो 2 पीडीएफ आई हैं, ये सामान्य हिंदी वाली और कह सकते हैं कन्वेंशनल हिंदी वाली जो पीडीएफ आई है जिसमें मॉडल उत्तर दिया हुआ है, और जो ऐसे हमने दिए हैं 30 मॉडल ऐसे, उसको पढ़िए कम से कम 1 सप्ताह और उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग शुरू कराएंगे।